बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू लर्न साइकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे एन अप्रोच टू साइकोलॉजी जो हमारी ये मैम रक्षंदा शहनाज की बुक है। ये आपको कहीं भी करीबी मार्केट से मिल जाएगी। ये एडीपी और बीएस के फर्स्ट जो सेमेस्टर में है या मैट्रिक में है या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, उसमें जो आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो वो सबका एक जैसा ही होता है। अगर आप किसी और बुक से पढ़े हो तब भी कोई मसला नहीं है। टॉपिक नंबर 4 है हमारा साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेज नंबर 4 पे आपको इस बुक के मिल जाएगा, या आपको ये चैप्टर आप कहीं से भी खोलें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी तो आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, या मैं आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रही हूँ इसी से आप अपने नोट्स बना लें। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी वाज आल्सो डिफाइंड एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी को एज डिफाइन किया गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिफाइन किया गया। भी मैंने इससे कहा क्योंकि इससे पहले साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल, psychology was defined as a science of soul, psychology was defined as a science of mind as well। तो अभी आगे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर भी डिफाइन की जाएगी। ठीक है, ये हुआ किसके ज़माने में? मिस्टर लैड के ज़माने में हुआ, विलियम जेम्स के ज़माने में हुआ और जॉन डेवी के ज़माने में हुआ। ठीक है, वॉट इज़ मेंट बाय कॉन्शियसनेस। सबसे पहले हमें अगर ये समझना है कि वो साइकोलॉजी को जब डिफ़ाइन किया गया एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर हमें उस चीज़ को समझना है उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। कॉन्शियसनेस बच्चों उसको कहते हैं, द प्रेजेंट मोमेंट्री अवेयरनेस इज़ कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी हाल की, जो हमारी प्रेजेंट की मोमेंट्री अवेयरनेस है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। वट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ, राइट नाउ, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज़ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। हम जो भी एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। दोज एक्सपीरियंसेस अबाउट विच वी आर फुली अवेयर, उन एक्सपीरियंसेस को जिनके बारे में हम पूरी तरीके से अवेयर हैं, जिनके बारे में हमें मालूम है अच्छे तरीके से, एंड डोंट नीड टू रिकॉल, लेकिन और हमें जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी हमारे दिमाग में मौजूद हैं, हमारे जहन में मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो सारे एक्सपीरियंसेस कॉन्शियसनेस के फील्ड स्पैन में लाई करते हैं। अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा जब आगे, मैंने इसको इतनी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो विलियम जेम्स ने हमारे साथ शेयर की है, तो उसमें आपको एक एक फैक्टर पढ़ाया जाएगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। अभी हमारे पास जॉन डेवी। John Dewey was an American psychologist who also defined psychology as a science of consciousness. He suggested that consciousness is purposeful and everyone can analyze its conscious experiences. वो कहता था कि बजाय इसके कि हम साइकोलॉजी को एज अ सोल डिफ़ाइन करें, एज अ माइंड डिफ़ाइन करें, साइंस ऑफ माइंड डिफ़ाइन के एज अ साइंस ऑफ सोल डिफ़ाइन करें, साइकोलॉजी को हम एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस पर्पसफुल है, टारगेट है, उसका कोई गोल है, उसका कोई मीनिंग है, और हर कोई जो है वो अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी को हम कहते हैं एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस में विलियम जेम्स ने क्या कहा? विलियम जेम्स ने कहा ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ही उसने डिफाइन किया साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ही वॉज इन अ व्यू, वो इस ओपिनियन में था, उसका ये ओपिनियन था कि माइंड जो है वो एक फ्लेक्सिबल है और माइंड जो है वो फ्लूइड फॉर्म में है एंड कैरेक्टराइज बाय कांस्टेंट चेंज, और दिमाग में जो है जहन में कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, एंड अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो कहता है कि माइंड जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को वो एक कांस्टेंट चेंज करता है और अडेप्ट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे जहन से आके टकराती है। इस चीज़ को आप समझें। अगले पॉइंट में उसने कहा इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। डब्ल्यू जेम्स यानी कि विलियम जेम्स डिस्टिंग्विश्ड फोकल कॉन्शियसनेस एज इट्स सेंटर एंड मार्जिनल कॉन्शियसनेस एज इट्स बाउंड्री। उसने इसके 3 हिस्से किए, फोकल कॉन्शियसनेस उसके सेंटर के तौर पे
और मार्जिनल कॉन्शियसनेस उसकी बाउंड्री के तौर पे। अच्छा, इस पॉइंट पे, इस लेवल पे आपको इस चीज़ को इतना डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पे आपको जो समझने की ज़रूरत है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लो ऑफ थॉट्स। ये जो विलियम जेम्स ने कहा था, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। विलियम जेम्स ने कहा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो उसका एक था वो क्या था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टराइज्ड, उसने कहा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो फ्लो ऑफ थॉट्स एंड इमेजेस से कैरेक्टराइज होती है विच मे नॉट ऑलवेज अपीयर टू हैव अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर और कोहेजन, जो कि एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर और कोहेजन से नहीं जो है वो कनेक्ट कर रहे होते। ठीक है, इससे मुराद ये है कि आपने अगर हमारे जो सेंसरी इम्प्रेशंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इस वक्त आपको कहती हूँ कि अगर मैं किसी क्लास में बैठी हुई हूँ या मैं किसी रूम में बैठी हुई हूँ तो बाहर जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्ड्स की चिपिंग की आवाज़ें आ रही हैं और कमरे में हीटर चल रहा है या पंखा चल रहा है, ठीक है, और दरवाज़ा खुला हुआ है या नहीं, तो ये मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस है। लेकिन एज अ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल ले लें, तो अगर आप एक क्लास में मौजूद हैं और आप आराम से बैठे हुए हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है लेक्चर में तो आप सिर्फ टीचर की बात सुन रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है कि वो चीज़ आप उस वक्त आपकी ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें आपके फ्लो ऑफ थॉट्स भी आ रहे हैं, आपकी इमेजेस भी आ रही हैं विच मे नॉट ऑलवेज अपीयर टू हैव अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर और कोहेजन। आपको याद आ रहा है यार अम्मी ने भी डांटा था, मैंने ये भी काम करना है, ओ मैंने आज नमाज थोड़ी लेट हो गई, अभी नमाज भी पढ़नी है, मैंने एक फ़लाने कार्टून की किस्त नहीं आई। यानी कि ये सारी चीज़ें, क्या ये सारी चीज़ें ऐसे आप इनका एक सेंटेंस बनाओगे तो कोहेरेंट तो नहीं है ना, इनका कोई कोहेरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, आपस में कोहेजन नहीं है, बट स्टिल ये आपके ही एक ही जहन में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह फ्लो कर रही हैं आपकी थॉट्स और इमेजेस। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस में जो मैंने आपको कहा था कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बाय विलियम जेम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस बाय विलियम जेम्स या फीचर्स ऑफ कॉन्शियसनेस बाय विलियम जेम्स, वो 5 हैं जो कि हैं इट इज़ पर्सनल, यानी कि कॉन्शियसनेस जो है वो पर्सनल होती है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये मुसलसल जो है तब्दील हो रही होती है, इट इज़ सेंसिबली कॉन्शियस कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस होती है, इसमें कॉन्टीन्यूटी का फैक्टर पाया जाता है, इट इज़ सिलेक्टिव एंड इट इज़ एक्टिव। इट इज़ पर्सनल पढ़ लेते हैं। ऑल कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, थॉट डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पर्सन हैविंग देम। ये एक पर्सनल जो है वो फैक्टर है इसका, ये एक पर्सनल चीज़ है। हर जितनी भी कॉन्शियसनेस होती है वो एक एलिमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इंक्लूड करती हैं। थॉट डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो हमारी ख्यालात होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते ऑफ अ पर्सन हैविंग देम, कोई भी पर्सन जो उसको जो है वो फेस कर रहा होता है या उसको वो ख्यालात आ रहे होते हैं। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 बंदे खड़े हैं और कोई एक्सीडेंट हो गया, हम एक मिसाल ले लेते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं चल रहा तो 2 गवाहों को बुलाया जाता है, 2 विटनेसेस को बुलाया जाता है, ठीक है, और थाने में सब खड़े हुए हैं, तो एक की गवाही भी ली जा रही है, दूसरे की गवाही भी ली जा रही है, तो कभी भी दोनों की बेशक सिचुएशन की गवाही जो वो सारे कुछ बता रहे होंगे स्टोरी सेम होगी, बट उनकी वर्डिंग डिफरेंट होगी, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, उन्होंने उस एक्सीडेंट को मुख्तलिफ तरीके से परसीव किया होगा। सो एवरी वन थिंक्स इंडिपेंडेंटली बट देयर थाट्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पर्सन हैविंग देम। एक बंदे की चेंज नहीं होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिफरेंट नहीं होती,
लेकिन दो बंदों की आपस में जो थॉट होती है आप कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो मुसलसल चेंज हो रहा होता है उसमें. एज इम्प्लाइड बी द स्ट्रीम by the stream metaphor, no two state of consciousness are even quite the same. Once a state has disappeared, there will be another one identical to it. फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रीम मेटाफर यानी कि एक ही स्टेट है और एक ही सिचुएशन है, एक ही इंसान है, उसके साथ वो दो दफ़ा होती है, तो वो दोनों दफ़ा उसका कॉन्शियस अवेयरनेस, उसका कॉन्शियस स्टेट, उसका कॉन्शियस रिस्पॉन्स अलग होगा, उसकी परसेप्शन उस चीज़ की डिफरेंट होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ पर्सन फेसेस लाइक वो सुबह सुबह उठता है और वो बाहर देख रहा है लड़की है या लड़का है, तो वो देख रहा है कि यार कितनी खूबसूरत है ये जगह, और वो प्रेस कर रहा है, और वो इतनी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, बर्ड चिपिंग हो रही है, इतना अच्छा माहौल है, और वो उसको इंजॉय कर रहा है. ठीक है, उसको वार्म्थ मिल रही है. सिमिलरली वही बंदा सो रहा है और इसी तरह चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, और वो पिलो अपने सर पे रख के ना वो कान बंद करने की कोशिश कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको वो इस दफ़ा वही आवाज़, वही सिचुएशन, वही कॉन्शियस अवेयरनेस, वही स्टेट जो है, वो स्टेट वही है, बट उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस और उसकी जो रिस्पॉन्स और परसेप्शन है उस चीज़ की, वो इरिटेशन में आ गई है. ठीक है, उसको वो नहीं चीज़ अच्छी लगी, वो आवाज़ें उसको अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसको सोना है. ठीक है. एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉन्शियसनेस बाय विलियम जेम्स. विलियम जेम्स ने क्या कहा? इट इज़ सेंसिबली कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस है सेंसिबली, हमारी जो है कॉन्टीन्यूटी पाई जाती है कॉन्शियसनेस में. कैसे? इट इज़ सेंसिबली कॉन्टिन्यूस. Our perception of consciousness is that it is one constant stream of thoughts. That stream may be temporarily interrupted as in sleep, but upon with awakening the sleeper immediately re-enters the stream. For example, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस चल रही है किसी भी इंसान की, और वो उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक बच्चे की. वो बच्चा जब उठता है, ये यहाँ पे जो है ना, ये आवर लिखा है. ठीक है, मतलब कि हमारी परसेप्शन जो होती है कॉन्शियसनेस की, वो कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स होती है. अगर वो टेम्परेरीली किसी महदूद टाइम तक के लिए वो इंटरप्ट भी हो जाती है, डिस्टर्ब भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल स्लीप से, तो उसको उठने के बाद जो है वही चीज़ें सही, वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगी. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, उसको रात को सोने से पहले आप कहते हो कि मैं ना आपको टॉफ़ी दूंगी सुबह उठ के ना, आप सो जाओ, अभी मैं आपको पिज़्ज़ा बेक करके दूंगी, केक बेक करके दूंगी, या हम मार्केट जाएंगे, हम सुबह पार्क जाएंगे. तो वो बच्चा, आप उस वक्त तो सुला देती हो. द मोमेंट ही वेक्स अप एंड ही ओपन्स हिज और हर आइज, द चाइल्ड विल आस्क यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस यू हैव मेड टू हिम और टू हर इन द नाइट. ठीक है, या सोने से पहले, या इवन अगर आपने उसको मिड डे स्लीप में डाला है, नैप के लिए डाला है, तब भी वो आपसे उठ के पूछेगा इमीडिएटली राइट आफ्टर. ये आपने बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा होगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं, ये बहुत ही कॉमन है. तो ये है कि वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने वो प्रॉमिस किया था, तो मुझे अब दें वो चीज़, या मुझे पार्क लेके जाएं, या मुझे आप जो है वो ड्रीम लैंड लेके जाएं. अच्छा, इट इज़ सिलेक्टिव. ये जो कॉन्टीन्यूस जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो सिलेक्टिव है. आउट ऑफ द मैथ ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट सिलेक्ट सम फॉर क्लोजर अटेंशन. फॉर एग्जांपल, ये कॉन्शियसनेस हमारी सिलेक्टिव है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो क्लास है, फॉर एग्जांपल, उसमें पंखा भी चल रहा है, आपके बहुत ज़्यादा ख्याल हैं, आपने किसी पार्टी पे जाना है, आपने उसके ड्रेस भी सिलेक्ट करना है, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में इतनी हैं, लेकिन आपने उस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन अगर अपनी दोस्त को बनाया हुआ है, उसकी कहानी सुन रहे हैं, तो आप उसकी कहानी सुन रहे हैं. अगर आप क्लास में फुल्ली अटेंटिव होके बैठे हुए हैं और आप टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपकी जो क्लोज़र अटेंशन है, अपनी टेंशन का सारा स्पैन जो है वो 99.9% अपना उस टीचर पे लगाया हुआ है, अपनी उस दोस्त पे लगाया हुआ है. ठीक है. It is active rather than a passive collection of associated elements. It is goal directed and purposive.
ये जो कॉन्शियसनेस होती है उसका एक और एट्रीब्यूट है कि ये एक्टिव होती है रादर देन पैसिव कलेक्शन ऑफ एसोसिएटेड एलिमेंट्स। इट इज़ गोल डायरेक्टेड, इसका कोई गोल होता है, कोई पर्पस होता है, कोई मीनिंग होता है, ये ऐसे ही नहीं होती। क्रिटिसिज्म किया गया साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पे, दिस डेफिनेशन ये आपको ज़रूर क्वेश्चन आ जाएगा। ये 5 पॉइंट्स आप लिखाएंगे, 6 पॉइंट्स तो इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। This definition of psychology is also an acceptable and answer satisfactory, but still critics pointed out the following flaws. क्रिटिसिज्म क्या किया इसके ऊपर साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पे? Consciousness is a stem which can easily be understood and difficult to make others understand. वो कहता है कॉन्शियसनेस जो है वो एक बेस की तरह, एक स्टेम की तरह है जो कि हम आसानी से ख़ुद तो समझ सकते हैं पर दूसरों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। लाइक सोल एंड माइंड, दिस टर्म इज़ एज ऑब्जेक्शनेबल एज वर द प्रीवियस टर्म्स। वो कहता है जिस तरह से प्रीवियस टर्म्स यानी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस से पहले साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल या माइंड ऑब्जेक्शनेबल थी क्योंकि वो साइंस को के तरीक़ों को सेटिस्फाई नहीं करती थी, इसी तरह ये टर्म भी ऑब्जेक्शनेबल है। which were labeled as scientific as an scientific or subjective and cannot be experienced or analyzed objectively. इनको भी हम जो है ये भी सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, साइंटिफिकली सब्जेक्टिव हैं और इनको भी हम एनालाइज और एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्वेयर प्रॉब्लम्स, जो पेशेंट्स हैं जिनको जो स्वेयर प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं, जिनकी बीमारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बुरी तरीके से फेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? उनको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं? ठीक है, उनको तो आप इस तरह से नहीं चेक कर सकते जैसे आप एक पर्सन को चेक कर सकते हैं और उसको सामने बिठा के आप कहते हैं कि जी अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस बताएं, क्योंकि ये भी तो इसका मेथड भी तो इंट्रोस्पेक्शन ही हुआ ना। एंड एनिमल्स कैन नॉट डिस्क्राइब और एनालाइज। तो वो कहता है 3 तरह के, आप जब आप साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपके पास पेशेंट्स जो आएंगे वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो बहुत ही कम होंगे। स्मॉल बच्चे होंगे, उसमें छोटे बच्चे होंगे, एनिमल्स भी होंगे, तो आप उन ऐसे कैटेगरी की पेशेंट्स की या क्लाइंट्स की या रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की मेंटल स्टेट जो कि कॉन्शियसनेस आप कह रहे हैं और डिफ़ाइन कर दिया आपने साइकोलॉजी को कि यही बाउंड्री है, लिमिट कर दिया उसको, तो फिर उसके बाद तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इन कैटेगरी के लोगों को ट्रीट करना। तो ये जो है, इसलिए साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं 4th पॉइंट। दिस डेफिनेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस, वो कहते हैं साइकोलॉजी एक साइंस है। if it will be limited only to the study of consciousness, अगर हम उसको सिर्फ लिमिट कर देंगे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस तक, it will become personal history, वो फिर एक पर्सनल हिस्ट्री बन के रह जाएगी ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, बहुत से स्कॉलर्स की, बिकॉज क्योंकि we cannot study others conscious process directly, क्योंकि हम लोगों के जो कॉन्शियस प्रोसेसेस हैं उनको हम डायरेक्टली तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब वो कहता है besides our conscious process there are also subconscious and unconscious processes which cannot be ignored। वो कहता है इसके अलावा, इसके बरक्स के कॉन्शियस प्रोसेसेस जो हैं हमारे, और सिर्फ हमारे पास कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, हमारे पास सब कॉन्शियस स्टेज भी है, अनकॉन्शियस भी है, और जिनको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ना ही हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हम करेंगे तो हम एक बड़ा हिस्सा जो हमारे जहन का है वो हम हटा देंगे, तो हम कैसे इस स्टडी को कंप्लीट मान सकते हैं?
So, the definition of psychology as a science of consciousness is quite narrow because it excludes the study of unconscious and subconscious. तो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस वो बहुत ही नैरो है, और इसी वजह से जो है हम अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि आप एक्सक्लूड कर रहे हैं अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को, सो साइकोलॉजी बीइंग अ साइंस नीड सम ब्रॉडर डेफिनेशन। तो वो कहता है साइकोलॉजी को अगर आपने साइंस के तौर पे कहा है कि ये एक साइंसी सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से इसको एक ब्रॉडर डेफिनेशन की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, और जो है आप ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर कहा, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कैसे पढ़ी, वो आप जो है वो लिंक में वीडियो में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उससे देख लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।